नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हम बात करेंगे टिकटों पर गरमाई सियासत का। कोई पद छोड़ रहा है तो कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कहीं पैराशूटी आ रहे हैं, उन्हें टिकट के सम्मान से नवाजा जा रहा है। कहा कुछ और जा रहा था, हो कुछ और रहा है। इतनी कवायद के बावजूद भी महज अब एक दिन शेष बचा है आपका नामांकन करने का, लेकिन दोनों ही पार्टियां पशोपेश में पड़ी हुई हैं। अभी कांग्रेस को 16 टिकट तय करने हैं और भाजपा को 30 टिकट करने। आप अंदाजा लगा सकते हैं नेताओं की नींद किस कदर उड़ी हुई होगी। चलिए आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। बीजेपी और कांग्रेस ने आज फिर से अपनी सूचियां जारी की। बीजेपी ने जहां तीसरी सूची में 8 प्रत्याशी घोषित किए तो कांग्रेस ने दूसरी सूची में 32। इस तरह बीजेपी 170 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और कांग्रेस 184। दोनों ही सूची में कई नाम कटे और कुछ ने चौंकाया। बीजेपी की सूची की बात करें तो हेम सिंह भड़ाना और दिया कुमारी समेत 6 विधायकों का टिकट कट गया। वहीं पैराशूटर्स उम्मीदवार रामकिशोर सैनी पर बीजेपी ने बानी कुई से दांव खेला है। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में भी विरोध के स्वर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर बाहरी प्रत्याशियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची, जिसमें 8 नामों को हमने घोषित किया, 8 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा की है। मैं कह सकता हूं कि संगठनात्मक दृष्टि से, चुनाव तैयारी के नाते से हर विषय को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता के साथ तय करने का काम किया है, क्योंकि हम सब ने एक टीम के रूप में इस प्रदेश की सब गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया सारा। इधर कांग्रेस की दूसरी सूची ने भी सबको चौंकाया। सबसे बड़ी बात तो शिव से विधायक रहे और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए मानवेंद्र सिंह झालरापाटन से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने उतारा गया है। वहीं इस लिस्ट में वंशवाद भी चला है। 6 नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है। उसके अलावा कांग्रेस ने युवाओं पर भी दांव खेला है, खास तौर पर पूर्व छात्र नेताओं पर, जिनमें मुकेश भाकर और पुष्पेंद्र भारद्वाज शामिल हैं। वहीं हवा महल सीट से पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा का भी टिकट कट गया। बीजेपी को अब 30 नामों की घोषणा करनी है, जबकि कांग्रेस को 16 नामों की। दोनों ही दलों में सूचियां बाहर आने के साथ ही विरोध तेज होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टियां बढ़ते विरोध को और बागियों को किस तरह काबू करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, दोनों तरफ की आपने सूची देखी, लेकिन अभी तक नाम बचे हुए हैं। एक दिन महज शेष बचा हुआ है और कवायद अभी जारी है। आपने देखा कुछ रोचक चीजें भी सामने आई हैं। मैं उन पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अतिथि जो हमारे उनको उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। विकास सोमानी भाजपा नेता हमारे साथ है, संगीता गर्ग कांग्रेस नेत्री हमारे साथ में है, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मानवेंद्र सिंह मुकाबला करेंगे वसुंधरा राजे का। दोनों ही दलों में यह एक बात निकल करके सामने आ रही है कि दिग्गजों को उन्हीं के क्षेत्र में घेर करके उन्हें बांध दिया जाए। वसुंधरा राजे को झालरापाटन में बांधा जाए तो सचिन पायलट को टोंक में, जोधपुर के सरदारपुरा में अशोक गहलोत को, नाथद्वारा में सीपी जोशी को। ऐसा एक कवायद जो की जा रही है, लेकिन कौन किसको कितना घेर पाएगा यह देखने वाली बात होगी। चले हम बात मुद्दे पे आएंगे और पहले मैं विकास सोमानी जी से मुखातिब हूंगा। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि कवायद इतने लंबे वक्त तक चली। दावा भी यह है बीजेपी का कि 12,000 वर्कर से बात करने के बाद पैनल तैयार किए गए और फिर आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी कोर कमेटी ने, उसके बाद आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस पर ठप्पा लगाया है। लेकिन लिस्ट को देख करके कोई ऐसे चौंकाने वाली बातें नहीं आई है कि जो भाजपा के सैद्धांतिक आधार पर लिस्ट तय हुई हो। योगेंद्र जी, अधिकतर जो प्रत्याशी है सैद्धांतिक आधार पे तय होते हैं और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जब चुनाव का आगाज हो जाता है उस वक्त जिस प्रकार की स्थितियां होती है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जनता का जो जनमत के जो जन भावनाओं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं जो रायशुमारी की, उस रायशुमारी के उनके जो मत आए, वो अपनी बात क्या कहना चाहते हैं उसको देखते हुए और एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। उस निर्णय में जो महसूस हुआ उसके आधार पर कार्रवाई की गई। और कुछ जगह, चंद जगह हम इस बात को जरूर कह सकते हैं कि वो राजनीतिक जनहित में किस प्रकार से हो सकता है वो निर्णय ले गए। बाकी अधिकांश वही निर्णय है जो भारतीय जनता पार्टी के
जो उम्मीदवार, जो कार्यकर्ता विगत वर्षों से वहां पे सरकार के साथ कदम से कदम मिला के अपनी विधानसभाओं में जो काम कर रहे थे और कार्य कर रहे थे, अब आप देखिए जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विस्तृत है, तो सत्ता और संगठन का एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है। तो उस व्यापक रूप में जैसा जहां उचित लगता है उनको उस रूप से प्रतिनिधित्व के लिए टिकट दिया गया है। चलिए संगीता जी, आपके पास आऊंगा। बड़ी मशक्कत तो ही, दिल्ली में काफी बैठकों के दौर चले, लेकिन अगर लिस्ट को देख करके कहें तो कोई बहुत ऐसे चौंकाने वाली बात नहीं सामने आई। अगर सीपी जोशी को आपने चुनाव लड़ाया, आपकी पार्टी के नेता हैं। गिरिजा व्यास को अगर टिकट दिया, पार्टी के नेता हैं। चाहे सचिन पायलट एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो, अशोक गहलोत लड़ रहे हो, कोई ऐसे चौंकाने वाली बात नहीं है। नए चेहरों को आप लेकर के आए, बिल्कुल अच्छी बात है। एक कवायद जिस तरह की जा रही थी और अभी भी 16 टिकट आपने रोक करके रखे हैं, मुझे लगता है कि कोई बहुत ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें इतनी लंबी एक्सरसाइज, यहाँ कार्यकर्ताओं की सांसें ऊ हा पू कर रही थी और आप लोग लिस्टों में इतना विलंब कर रहे हैं, रात का मुहूर्त निकाल रहे हैं। तो ये सब चीजें इतनी कवायद के बावजूद कोई आपको लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके की एक सूची आ गई और जितने तय कर दिए कि बिल्कुल ये तो सब विनिंग कैंडिडेट और सारे के सारे जीत ही जाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, पार्टी की तरफ से सर्वे कराए गए थे। हर क्षेत्र में जो अलग अलग सर्वे हुए, उन सर्वे के माध्यम से जो सूचियां राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को प्राप्त हुई, उन सूचियों के आधार पर एक एक नाम पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद उन नामों पर जो सर्वसहमति बनी, उन नामों को कंसिडर किया गया है। और हर कार्यकर्ता का अधिकार है, वो प्रयास भी करता है, टिकट भी मांगता है, लेकिन पार्टी ये देखती है कि भाई सर्वे में किसका नाम आ रहा है। पार्टी ने जो सर्वे कराया उन आधार पर जिताऊ और टिकाऊ उन कैंडिडेट को यहाँ कंसिडर किया गया है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा जो रिजल्ट्स आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जो वितरण है, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से, मुझे क्या पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि अच्छे तरीके से वितरण हुआ है। युवाओं को मौका दिया गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है। जो राहुल जी की सोच थी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, निश्चित रूप से उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए पार्टी ने टिकट वितरण किया है। चलिए, बात पैराशूटी की जाती है कि हमारे को पैराशूटी नहीं चलेगा, ना दागी चलेगा, ना बागी चलेगा, लेकिन हो वही रहा है जो अब तक होता आया है। फिर नेताओं के बयानों का क्या होगा? जब कहा कुछ और जाता है मीडिया के सामने और जब लास्ट में स्थितियां बदल जाती हैं, एक दिन पहले कोई व्यक्ति दामन थामता है या सेम डे थामता है और उसे टिकट से नवाज दिया जाता है। यह बात थोड़ी सी समझ से बाहर है। मैं सोमानी जी आपके पास आना चाहूंगा। पैराशूटियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा। अभी आपने भी कहा कि 5 साल तक जिन्होंने एक्सरसाइज की है, सरकार की विकास योजनाओं को आगे तक पहुंचाया है, उन्हीं को टिकट दिया गया है। आपके तो ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो अक्टूबर तक के, आप उनके सितंबर अक्टूबर तक के अगर आप वीडियो देखेंगे तो जमकर धरने प्रदर्शन में वसुंधरा जी को और नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, उनकी विकास योजनाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये कुछ घंटों में हालात बदल कैसे जाते हैं? योगेंद्र जी, आपने जो एक राजनीतिक विश्लेषण के बाद जो सवाल किया है, हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ जगह ऐसी, जैसे आप सीधा आप इशारा कर रहे हैं रामकिशोर सैनी जी वाले सीट पे बांधी, रामकिशोर सैनी है, अविनेश मेहरी सिंह है, आपके रायसिंह नगर की सीट है। ये जो कुछ जो आप जो जगह बताना चाह रहे हैं, जहाँ पे जिस प्रकार का एक जनमानस और जिस तरह की वह स्थितियां लग रही है, जो सक्रियता दिखी, और उसके बाद जिस तरह का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया है, तो हम समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में, ऐसा लगता है कि वो उम्मीदवार अपनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और एक बात और कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, कि पूर्व में रामकिशोर सैनी भाजपा से ही थे, उसके बाद वो बीच में कांग्रेस में चल गए थे, तो वापस जो अगर उन्होंने अपनी विचारधारा को देखा और लगा कि केंद्र सरकार और भाजपा सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, तो और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस प्रकार का एक निर्णय लिया, तो हम समझते हैं कुछ जगह, एक तो जगह ऐसा जरूर सुनने में, बाकी ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से विस्तृत रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, उसमें ये सकारात्मक निर्णय और जनता का कहीं इस प्रकार का विरोध भी उत्पन्न कोई विस्तृत स्तर पे हुआ नहीं। और जो अधिकतर लोग हैं, वो जो जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से क्रमणता से काम किया है, वो निरंतर उसमें। सर, विरोध आप किसे कहते हैं? विकास जी, विरोध किसे कहते हैं? रतनगढ़ से अविनेश मेहरी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पार्टी के दिग्गज जिन्हें ये मान करके चल रहे थे कि शेखावाटी के अंदर ब्राह्मण वोट को शायद कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। घनश्याम तिवारी का तोड़ आप लोगों ने निकाला था, टिकट काट दिया, लेकिन टिकट काटने के बाद वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। आपने कहा कि आक्रोश नहीं है, कोई चुनाव अगर बागी होकर लड़ रहा है तो आक्रोश ही कहलाता है। अगर बात करें बांदीकुई की,
बांदी कुई में अलका सिंह का टिकट काट करके आपने रामकिशोर सैनी पर विश्वास किया है। एक कार्यकर्ता ने सुसाइड करने की कोशिश की। विरोध की डेफिनेशन क्या है? कपड़े फाड़े नेताओं के, उनकी गाड़ी के आगे आकर के कूद जाए या उनके ग्लास तोड़ दें, यह विरोध होता है? योगेंद्र जी, जिस प्रकार से जितनी सीटें और जितने टिकट दिए जाने हैं उसमें आक्रोश या अपनी नाराजगी जताने का हर बार ऐसा वातावरण बनता है। इस वक्त टिकट देने के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाना संभव नहीं है। कुछ स्तर पे इस तरह की छोटी घटना आती है, उसमें अधिकांश होता है एक परिवार की तरफ भारतीय जनता पार्टी में उसका निस्तारण किया जाता है जी। और कुछ जगह ऐसा विकास जी, पूर्ववर्ती घटनाओं से भाजपा को सबक ले रही है, यह जिक्र मेरा करना यहां लाजमी होगा। मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि बीजेपी 2008 में थोड़ा समझ जाती है अपने बागियों के साथ में, उनके साथ कंप्रोमाइज करना होता है या उन्हें बैठाने की कोई ऐसी कवायद कर लेते, बागी भारी पड़े बीजेपी पे। 33 बागियों ने 89 लड़े थे कुल, तो 33 बागियों ने बीजेपी के विजय अभियान को रोका। योगेंद्र जी, आपके पास आंकड़े होंगे, मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 33 सीट पर हारने का कारण महज आपके बागी बने। 79 सीट आपके खाते में थी। आप अंदाजा लगाइए, अगर वो 33 सीट आपके पास होती तो मैजिक नंबर को छू करके 112 का आंकड़ा आपके पास में होता। योगेंद्र जी, जब पूर्व में जो चुनाव हुए थे तो 33 जो लोग निर्दलीय रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी को सीट को प्रभावित कर रहे थे, उसी तरह से कांग्रेस के भी लगभग 28 जगह ऐसी थी जहां पर वो कांग्रेस के कैंडिडेट को प्रभावित कर रहे थे। तो जिस प्रकार की जो स्थिति जो आप पूर्व की जो बताना चाह रहे हैं, उस स्थिति में वर्तमान स्थिति की तुलना हम नहीं कर सकते। उस वक्त भी आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व में राजस्थान की जो स्थिति है, सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला 120 सीट के साथ, उसके बाद बीच में जब स्थिति आई तो 85 के लगभग का वो स्थिति रही। वर्तमान की जो स्थिति है, जिस तरह से केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार निरंतर जो अपनी योजनाओं को धरातल में पहुंचाया और जिस तरह से विस्तृत आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है और जनादेश मिला है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थिति को हम उससे तुलना करें ये नहीं। बिल्कुल 33 तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने, 2-3 में भी है तो एक बहुत बड़े परिवार के रूप में उनका समाधान निकाला जाएगा। और आप देखेंगे कि जब तक वोट का समय आएगा, जब तक बहुत कुछ स्थितियां स्पष्ट हो चुकी होगी और अभी भी जो सीट बताया जहां पर टिकट मिलना शेष हो आज या कल में, वो भी पटाक्षेप हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि जितना भी गतिरोध जो हल्का फुल्का जो विरोध नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत आपको वो भी समाप्त हो जाएगा और एकजुट में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरा प्रयासरत रहेगा। और इसका परिणाम आपने पूर्व में भी देखा है जब 120 से 163 सीट आई, पर आप वर्तमान में भी मैं समझता हूं कि इसी मीडिया के माध्यम से हम जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा वो हमें पता लगेगा। संगीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। वागड़ में राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि पैराशूटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, उनकी डोरी मैं काट दूंगा। लेकिन जो कहा यह जाता है कि पार्टी आला कमान तय करेंगे अब किसको टिकट दिया जाए। एक पैनल तैयार करते हैं आप लोग, बड़ी खुशी खुशी एक स्लोगन होता है कि पार्टी आला कमान अब तय करेंगे। पार्टी आला कमान के पास में फैसले के लिए भेज दिया जाता है। पार्टी आला कमान उन पैराशूटी जो होती हैं उन पर भी ठप्पा लगा देते हैं। देखिए योगेंद्र, जिनको आप पैराशूट कह रहे हैं तो मैं आपका इशारा भी समझ रही हूँ कि आप उन पैराशूट की बात कर रहे हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। हाँ, लेकिन बिल्कुल। आए क्यों? और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली, उनकी नीतियां, उनका कुराज, उनका कुशासन उन सबको मजबूर कर रहा था पार्टी छोड़ने के लिए। और जी, वो घुटन महसूस कर रहे थे वो भारतीय जनता, लेकिन ये गंगा जी का कुंड कैसे हो सकता है अगर मान लो वहां उनको घुटन महसूस कर रहा था। हाँ, देने दें। लेकिन देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली और सबसे जो प्रमुख बात होती है वो ये होती है कि जहां पर भी हम किसी कैंडिडेट को उतारे वो जिताऊ और टिकाऊ होना चाहिए। तो जो ये प्राथमिकता जो तय की जाती है कि आप देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने उस चीज को भी तोड़ा है कि इस बार जो युवा आपको देखने को मिल रहे हैं, नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, तो जहां पार्टी में उन लोगों को कंसिडर किया गया तो उन लोगों को भी कंसिडर इसी आधार पर किया जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो महत्वपूर्ण और पहली बात होती है वो है जिताऊ कैंडिडेट होना। तो जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर और जो बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं उनको एक सम्मान स्वरूप ही चीज दी जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आप देखिए कि बीजेपी में भी रामकिशोर सैनी जी को दिया है। तो जो लोग, संगीता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी के शब्दों का, उनके अल्फाज का कोई वजूद होना चाहिए। अगर यह बात आप बीजेपी के साथ में करेंगे, आप पड़ोसी के यहां क्या हो रहा है उसको मत देखिए, आपको तो अपनी लय तय करनी है। आप बीजेपी से क्यों तुलना करते हैं? एक बड़ी रोचक बात है, मुझे एक दर्शक ने फोन करके भी कहा कि साहब आपके यहां दूसरे चैनल में हम डिबेट देखते हैं, सवाल कुछ और होता है, पॉलिटिशियंस अपने बला को टालने के लिए दूसरे के पार्टी का एक जिक्र करना शुरू कर देते हैं। फिर पूछेंगे हम कि अपराध आपके टाइम बढ़े हैं तो कहा यह जाएगा कि तुलना कर लीजिए साहब, उनके वक्त ऐसा होता था। अरे भाई, सत्ता में हमने बैठा है तभी तो है आपको,
अगर उनकी तरह आप भी करेंगे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जवाब वो होना चाहिए जो रिलेवेंट हो। अगर बात राहुल गांधी की जा रही है तो आपको राहुल गांधी पे जवाब देना चाहिए कि पैरासूटियों को क्या हुआ, ना डोर कटी ना पतंग कटी। मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात और एक पंक्ति में आपको बता दी कि हर राजनीतिक दल ये सोचता है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, और चूंकि वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए थे वो उनकी कार्यप्रणाली से पूरा से परेशान थे, यानी कि जनता को वो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये भली भांति समझते हैं, उस पीड़ा को वो समझते हैं कि हमारे वहां पर क्या चल रहा था और क्या हो रहा था। वो उसको जनता तक पहुंचाने में उस चीज को बहुत अच्छे से कामयाब हो पाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किए गए कारनामों की पोल खोलेंगे, और जनता के बीच में जब इस बात को ये बात जब जाएगी कि जो लोग बीजेपी छोड़कर आए वो कांग्रेस में आने के बाद में उनको टिकट दिया गया, उनको सम्मान स्वरूप ये चीज दी गई है कि जो बीजेपी द्वारा जो पिछले 5 साल में जो किया किसी वर्ग के लिए कुछ किया नहीं, तो उन सब चीजों की वो पोल खोलने में और ज्यादा सक्षम भूमिका निभा पाएंगे। तो जो मैंने आपको कहा कि सबसे पहली और प्रमुख और महत्वपूर्ण बात होती है वो जिताऊ। चलिए, अगर कांग्रेस छोड़ के कोई बीजेपी में जा रहा है वो क्या कहेंगे उसे? तो वो भारतीय जनता दुर्भाग्य, वो विपक्ष का कुराज हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे बताइए। हमने देखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि कांग्रेस छोड़कर जो पहले 2014 में कई लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन वो उस चीज को, उस पीड़ा को समझ गए, भली बात समझ गए कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है, हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, लेकिन वो पीड़ा उनके मन में रही। और अब मानवेंद्र जी को आप ले लीजिए, उनके मन में वो पीड़ा थी, वो परेशानी थी कि जो बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, कुशासन है, कुराज है, और अंदर ही अंदर वो उस चीज से घुटन महसूस कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। जी। तो चलिए, इसी वजह से पैरासूट को काटा नहीं गया, उसको लैंड करने दिया, पूरा मौका दिया है उसको। देखिए, मैंने आपको कहा कि वो इस पीड़ा को समझते हुए भली भांति, चलिए, लगभग बात ये है कि पोल वो जनता के सामने और मौसम के अनुकूल आप पतंग उड़ाइए, ना आपकी पतंग कटेगी ना फटेगी। वही सब राजनीतिक दलों में हो रहा है। मैं आना चाहूंगा विकास जी आपके पास में, आपकी पोल खोलने के लिए इधर आए हैं वो लोग, घुटन महसूस कर रहे थे आपके यहाँ पे। संगीता जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ जो सत्ता पक्ष अपना कार्य कर रहा है, और जिस तरह से केंद्र और राजस्थान सरकार ने निरंतर जो अपनी योजनाओं के माध्यम से आम जन तक जो पहुंचाया है, अब आप मुझे बताइए, जो संगीता जी ने ये कहा कि उनका पोल खोलने के लिए, अपनी बात करने के लिए आए हैं, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या दोनों की भूमिका ही भारतीय जनता पार्टी निभाएगी? और जहां स्थिति रहेगी तो हम कांग्रेस की जो बात करना चाहते हैं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो क्या करेंगे? वो पूर्व में भी उन्होंने अपना विपक्ष की भूमिका को बखूबी से नहीं निभाया, और अभी भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो अब संगीता जी एक बात पूरी कर लूं मैं, कि भारतीय जनता पार्टी के 1-2 आदमी आएंगे, वो आके पोल खोलेंगे, वो बताएंगे हमके। तो फिर हमें बताइए कि जनता के प्रति विपक्ष का दायित्व कांग्रेस ने किस प्रकार से निभाया? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बार बार कह रहे हैं कुराज से दम घुट रहा इसलिए चल गए, इससे, तो मुझे बताइए, जो आदमी कांग्रेस में है, जो आपके रामकिशोर सैनी जी जिन्होंने कांग्रेस ने मंत्री बनाया, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये राज घुटने की बात या कुराज घुटने से ये दम घुटने की बात जो कहना चाह रहे हैं, ये इस तरह की बात को कहना कहीं भी औचित्यपूर्ण। तो क्या मानते हैं कि जब पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी में रामकिशोर सैनी थे, तो जब वो वापस कांग्रेस ज्वाइन कर मंत्री बने, अब कौन सा दम घुटा? 5 साल कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया तो उनको ऐसा लगा कि मैं मंत्री बन के 5 साल, ऐसा नहीं होता है संगीता जी। ये जो परिस्थितियां, और जिस तरह से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस तरह से आम जनता में योजनाएं हो रही है, और जिस तरह से एक विस्तृत और व्यापक रूप भारतीय जनता पार्टी का हो गया है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमको कांग्रेस में जाने से ये बेनिफिट होगा, या कांग्रेस में जाने से हमें सीधा टिकट मिलेगा क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं ने जो खून पसीना बहाया उनकी कोई वैल्यू नहीं, जबकि राहुल गांधी जी ने बात कही थी कि 20,000 फीट ऊपर से मैं पैराशूट क्या उसका वो काट दूंगा। तो इसके बाद लोगों को एक आश्वस्ता होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये महसूस होता है कि धरातल पे काम करने वाले लोगों को टिकट मिलेगा। फिर जब उनको इस बात को जब लगा कि ये तो एक तरह से दोहरा रूप है, कहना और कटने में कितना फर्क है, तब लोगों का एक मानस बना, लोगों का मानस बनने के बाद सोमानी जी, मेरा सवाल यही है आपसे, वास्तव में जब लगता है कार्यकर्ता को कि ये पैरासूट को काट के साइड में कर देंगे और मूल कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, लेकिन दोनों पार्टियों में नहीं होता है। आप राहुल गांधी के बयान पे ही फोकस मत करें, आपके अविनाश राय खन्ना जी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, या फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी लोगों ने यही कहा था। अमित शाह ने तो साफ साफ कहा था, जो क्षेत्र में काम नहीं किया वो टिकट की उम्मीद ना करें, लेकिन हुआ क्या? तो योगेंद्र जी, क्षेत्र में काम करने वाले को टिकट मिला है, ऐसा किसी आदमी को टिकट नहीं दिया गया जिसका कि एकदम बिल्कुल उस रामकिशोर सैनी ने काम क्या किया? रामकिशोर सैनी ने तो आपके लिए पर्चे भरे वहां पे। अविनेश महरिषि ने क्या काम किया?
रामकिशोर सैनी जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बीच में कांग्रेस चल गए, वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आ हुई है उनके। तो वो जो स्थिति है, जिस प्रकार से कि आपने एक बाड़मेर से सीधे आपने झालावाड़ चुनाव लड़वा दिया, हरीश जी मीणा साहब को जैसे वो जो दौसा से करते सीधा उनको देवली उनेरा दे दिया, इस तरह का जो एकदम जो परिवर्तन किया इतना दूर से, तो हम समझते हैं कि इस बात को जो जहां से अगर मान लो उसने मेहनत की और उनको इस तरह का लगता है और जनता का उसमें नजर आता है, तो यहाँ किसी कार्यकर्ता को पीड़ा होती है अगर उस विधानसभा क्षेत्र से किसी पैराशूटी को टिकट दे दिया जाता है, कुछ पीड़ा होती है किसी कार्यकर्ता को? देखो योगेंद्र जी, पीड़ा और या नेताओं की खुशी के लिए कुछ भी सहन करना पड़ेगा? देखिए, ये नेताओं की या कार्यकर्ता की खुशी और दुख की बात नहीं है, ये पार्टी का जो बात है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निश्चित करता है कि जनहित और पार्टी हित में और देश हित में किस तरह का निर्णय लिया जा सकता है, तो वो लेता। हम सभी को कार्यकर्ताओं को और सभी को टिकट मिलना संभव भी नहीं है योगेंद्र जी। और जिस तरह की स्थिति देखी जाती है, जो वहां पर जो जातीय समीकरण और कई प्रकार की जो जनता का एक विशेष होता है कि मुझे इस उम्मीदवार से कार्य की अपेक्षा है और वो सरकार का काम करेंगे, तो कई चीजों को एक बिंदुवार उसका जो समीक्षा की जाती है और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय लेता है। सिर्फ एक चीज पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं है कि हमने उठा के इधर से उधर दे दिया, वो कांग्रेस की। सर, मेरा जो सवाल था सोमानी साहब, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल है, उसके आप मजमून को समझिए। एक कार्यकर्ता की पीड़ा होती है, ये आपने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तक का जो सफर आपने बताया रायसुमारी से और ये सारी चीजें, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूं कि कार्यकर्ता की भावनाओं की कद्र होती है किसी दल में? योगेंद्र जी, कार्यकर्ता की भावना एक कदर ही है जो आज श्री मदन लाल सैनी साहब प्रदेश अध्यक्ष है और एक कार्यकर्ता के पद पे ही अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो उनका आप रिकॉर्ड देखें, और नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री। सर भाई एक्सटेंड मदन लाल सैनी साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आप मुझे बताइए, देखो ये नसीब और हाथ की रेखा की बात है, और जिस तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको देखता है और किस परिप्रेक्ष्य में कि जनता की जो भावना उस परिप्रेक्ष्य में कहा किसका, तो ये एक चीज जो देखी जाती है उसमें कोई भी एक सिंगल व्यक्ति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है, तो कोई सिंगल व्यक्ति इस बात की गारंटी। मेरा सवाल ये इस वजह से सोमानी साहब, सवाल इस वजह से है आपसे कि आप पिछली घटनाओं से मुझे लग रहा है आपकी पार्टी के नेताओं को सबक नहीं लिया। हरीश मीणा जी के मुंह के अंदर नमक का जो टेस्ट है शायद भाजपा का वो भी खत्म नहीं हुआ होगा। हबीबुर रहमान, उनका टिकट काट दिया गया। ये लोग वो लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सदाचार, नैतिकता, इनके गुर फूंकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन पहले तक वहां बूथ पे जा रहे थे, समझा रहे थे, अचानक सारी चीजें बदल जाती हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि वो पीड़ा कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की भी है, थोपी जाती है। तो ये लेसन लेते हैं कुछ इनसे कि पैराशूटी लोग जो हैं स्वार्थ के लिए आए हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के बाद में अगर इनके स्वार्थ में कहीं कटौती हुई, अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसी दिन वो बैक टू पेविलियन वापस चले जाएंगे। उस हालात में क्या होगा संगठन में? संगठन हर उस पे स्तर पे देखते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रक्रिया जिस प्रकार की हो रही है कि वो बार बार जब कुछ स्थिति होती है तो उनकी खुद की प्रतिष्ठा पे भी इस प्रकार का फर्क पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी जब देखती है कि जिस व्यक्ति का साथ जिसका जो कद है और जिस तरह से वो अपने कार्य को कर रहे हैं, तो समझते हैं उसको उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की ऐसी स्थिति प्रकट होती तो देते हैं, सामूहिक सहमति से देते हैं। संगीता जी, आपसे है मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल, कार्यकर्ता के कहीं को पीड़ा को समझ पाता है इस बात को लेकर के कि पैराशूटी को उतार दिया जाता है, वो कार्यकर्ताओं के हितों पर कुठाराघात किया जाता है? देखिए योगेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को पीड़ा भी होती है, परेशानी भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन उस पीड़ा और परेशानी को संतुष्ट करने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती है वो इस आधार पर करती है कि हमने अगर किसी को टिकट दिया है तो उसके जनाधार को देखते हुए, उसके कद को देखते हुए दिया है। और अगर आप पार्टी के साथ हैं, क्योंकि जो पहला जो प्रायोरिटी होती है हर पार्टी की, वो पार्टी कि आप कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से ये चाहता है कि मेरी पार्टी विजयश्री हासिल करे, और विजयश्री को देखते हुए जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तभी पार्टी किसी को भी टिकट देती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिताऊ जो है और जिताऊ किस आधार पे होता है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उसका कद कितना बड़ा है, उसका जनाधार क्या है, पूर्व में उसकी क्या जो क्षेत्र में क्या भूमिका रही है, इन सबको देखते हुए पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाती है। और चूंकि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, सभी अभी सोमानी जी कह रहे थे कि हम जातिगत समीकरण को देखते हुए, देखिए यहाँ कांग्रेस पार्टी। संगीता जी, मैं चले लौटूंगा आप लोगों के पास में, लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे सत्ता का महासमर में। बने रहे आप हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और बात कर रहे हैं हम कांग्रेस भाजपा की लिस्ट की।
चलिए, अभी हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा साहब भी जुड़ गए। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक लंबी कवायद की है, एक्सरसाइज की है लिस्टों की। क्या लगता है इस लिस्ट को देख करके अब तक, अब 16 तो बाकी है कांग्रेस के और 30 बाकी हैं भाजपा के, इस लिस्ट में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल इतनी लंबी कवायद की गई थी उसके बाद का परिणाम तो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से और सटीक तरीके से इनकी एक्सरसाइज थी, वो परिलक्षित हो रही है? कुछ ऐसा लग रहा है लिस्ट को देख के? देखिए योगेंद्र जी, शुरू से कह रहे थे, बीजेपी बार बार कह रही थी कि कांग्रेस लेट कर रही है और उनके पास सक्षम उम्मीदवार नहीं है, उनके बीच में गुटबाजी। श्याम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए लिस्ट का नजारा आप देख सकते हैं सामने, सचिन पायलट की गाड़ी को कैसे रोका गया है, यह दिल्ली का दृश्य है। और टिकट की नाराजगी को लेकर के, हालांकि स्पर्धा चौधरी हैं ये सामने, और स्पर्धा चौधरी को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है, लेकिन ये कवायद का परिणाम है या फिर नेताओं के माध्यम से जब आपकी अपेक्षाएं बढ़ा दी जाती हैं, कोई ना कोई आका ऐसा समझ बैठते हैं हम कि ये मेरे टिकट में मदद कर देगा और मैं एमएलए बनी जाऊंगा? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि स्पर्धा चौधरी महिला की उपाध्यक्ष है प्रदेश की, क्योंकि अभी तक वो बहुत दिन से राजनीति में नहीं आई थी, क्योंकि हरी सिंह जी पूर्व मंत्री रहे और सीनियर लीडर हैं, उनको उस आश्वासन के साथ सचिन पायलट कांग्रेस में लाए थे कि वो उनके पुत्र को टिकट दिया जाएगा, तो उनके पुत्र को टिकट दिया गया। लेकिन उनकी पैरवी कर रहे थे रामेश्वर डोडी पैरवी कर रहे थे, नहीं चली, उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को इस बात में समझाने में सफल रहे कि और उसका परिणाम रहा कि अशोक गहलोत ने भी उसको तरजीह दी कि भाई हमारे बुजुर्ग नेता हैं, और क्योंकि वहां पर जाट बाहुल्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि रामेश्वर डोडी तो है, एक और वरिष्ठ जाट नेता हमारे साथ जुड़े रहे, तो इसलिए सारी कवायद लेकर के उस स्पर्धा चौधरी ने, फिर उसके बाद जब टिकट नहीं मिला, जिस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिली कि वो आपे से बाहर होगी, तो उनको 6 साल के लिए निलंबित करके ये भी संदेश देने का प्रयास किया आम कार्यकर्ताओं के कि आप अनुशासनहीनता। चलिए, लेकिन हम लिस्ट पे लौटे श्याम जी, तो लिस्ट दोनों पार्टियों की काफी हद तक आ चुकी है, एक दिन वह शेष बचा है अब आपको नामांकन करने के मौके का। क्या माना जाए इस लिस्ट को देख करके, कुछ लग रहा है आपको नयापन? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था आपको कि ये लिस्ट देरी इसलिए कर रही है कि इनके विद्रोही खड़े नहीं हो जाए। हर जगह देखिए विद्रोह का तांडव देखने को मिल रहा है। आप बीडी कल्ला के लोग दुखी हैं, आपके यहाँ जयपुर में भी जिसको हवा महल से नहीं मिला ब्रज किशोर को, तो उनके कार्यकर्ता भी, आपके उधर विक्रम सिंह के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं, संयम लोढ़ा के भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात सही है कि उन्होंने 2 बार हारे हुए, चाहे कोई भी हो, टिकट काट दिया। डॉक्टर चंद्रबान बहुत बड़ी उन्होंने करके दिखा दिया। बीडी कल्ला है, संयम लोढ़ा, ये वो दिग्गज हैं जिनके टिकट काट दिए। मेरे को लगता है कि बड़े नेता को टिकट काटने से कुछ कांग्रेस के जो मौजूदा या तो सरकार आएगी या बनेगी, तो उसमें ये लोग सारे दावेदारी करने वाले मंत्री पद के दावेदार थे, ये स्वतः ही दूर कर दिए गए। इसलिए एक तरह से रणनीति के तहत भी उन्होंने कहा कि 2 बार के हारे हुए भी है और वरिष्ठ भी है, इसलिए इनको बाहर कर दिया बाकायदा। अब देखिए कि आप मानवेंद्र को, मुख्यमंत्री को एक जगह घेरे रखने के लिए, जैसे सचिन पायलट को घेरे रखने के लिए भी भाजपा कह रही थी, तो कांग्रेस ने भी वसुंधरा राजे को घेरे रखने के लिए मानवेंद्र को खड़ा किया। और मानवेंद्र इसलिए खड़े हो गए चुनौती देने के लिए कि उनके पिता को जिस प्रकार से घेर करके चुनाव में हारा गया, तो वो उसका बदला देने के लिए। एक छोटा सा सवाल है मेरा, अभी देखिए दिग्गज, हर पार्टी चाहती है कि जो दिग्गज है उसको उसी के एरिया में बांध करके रखा जाए तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वसुंधरा राजे को घेरने की कोशिश की मानवेंद्र सिंह के माध्यम से, अजीत मेहता पहले तय हो गए थे, तो उनके सामने सचिन पायलट वहां पहुंचे हैं। बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, तो क्या अजीत मेहता का टिकट यहां से बदला जा सकता है? हो सकता है, कवायद चल रही है, अगर हो सकता हो कि अजीत मेहता खुद भी कहते हैं कि बदल दो, तो और उसके साथ मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात वो भी हो जाए, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को पूरे कुनबे को लेके बैठना पड़ेगा, वहां दिखाना पड़ेगा कि मेरी पत्नी, मेरे ससुर और मेरी माँ वगैरह सारे लोग आएंगे। तो जैसे अजमेर में चुनाव इन्होंने जातिगत आधार पर बांट करके लड़ा, और ससुर, पत्नी और माँ ने सिंधी संभाले, बाकी सारी चीजों को देख करके जिस प्रकार से माहौल बना करके, और क्योंकि यहाँ पर उनके ससुर साहब के मित्र भी रहते हैं, तो उनको कंवर साहब का रूप दिया जा रहा है कि ये तो हमारे कंवर साहब आए, इनको जिता के भेजना है। तो एक अलग तरह का माहौल बनाने का भी कांग्रेस प्रयास कर रही है। उधर निश्चित रूप से महारानी कहेगी कि मैं तो यहाँ की हूँ
अब मेरे को हराने के लिए लिया है। अब वो कहेंगे कि मेरे पिता को हराने के लिए जब ये कांग्रेस के व्यक्ति को लाके खड़ा कर सकती थी तो मैं कांग्रेस से आके खड़ा हो गया हूं। तो अब देखिए वो चुनौती देने के लिए आज उन्होंने कह दिया कि मैं चुनौती देने के लिए तैयार हूं। पुरानी बातों को मैं बताऊंगा कि वसुंधरा जी आप क्या कर रही थी, ये सारी बातों को लेकर के हो सकता हो घमासान हो। वसुंधरा जी हारेंगे नहीं हारेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन हाँ। एक चुनौती तो खड़ी हो गई। देखिए कांग्रेस के 5 दिग्गज हैं भी, यूं तो देखिए हर प्रत्याशी दिग्गज होता है। अभी जो दिग्गजों की अगर हम बात करें, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, अशोक गहलोत सरदारपुरा से हैं, उनके सामने शंभू सिंह खेता सर को लड़ा है। शंभू सिंह खेता सर पहले थे और उसके बाद में अशोक गहलोत को कांग्रेस ने वहां से उतारा है। हालांकि पहले से अनाउंस कर चुके थे कि वहां कोई भी चुनाव लड़े लेकिन अशोक गहलोत वहीं से लड़ेंगे। गिरजा व्यास और गुलाब चंद कटारिया का मुकाबला होना तय है। महेश प्रताप सिंह और सीपी जोशी का मुकाबला होना तय है। तो यहां पे ऐसे कुछ लग रहा है आपको, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एक उदयपुर सीट जो है उस पे जरूर गुलाब चंद कटारिया और गिरजा व्यास दोनों को क्षेत्र छोड़ना शायद मुश्किल होगा। बाकी सीपी जोशी की अगर बात करें तो सीपी जोशी 1 वोट से हारने का स्वाद चख चुके हैं पहले। वो हो सकता है कि अपने उस सीट को पूरी तरह से सिक्योर करेंगे, उसके बाद ही स्टार प्रचारकों के नाते कहीं बाहर निकल सकते हैं। देखिए जो महेंद्र प्रताप उनको भी लाए वो वहां के राजघराने के ही व्यक्ति हैं। हाँ। इसलिए अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी से पहले कांग्रेस के थे, फिर बीजेपी में जिला परिषद सदस्य थे, फिर आप कांग्रेस में आए दोबारा से, कह रहे थे ना, लेकिन अब बीजेपी में है। अब बीजेपी में आए कांग्रेस से छूट करके। वो कह रहे थे, साहब कह रहे थे, मुख्यमंत्री खुद लेके आई है, उनको पता था सीपी जोशी यहाँ से खड़े होंगे, ऐसा स्ट्रेटेजी पहले से तैयार हो रही थी, लेकिन लग रहा नहीं था सीपी जोशी। अब देखिए सारे चुनाव लड़ने के लिए कह दिया, जो 2 बार हारे हुए उनको टिकट नहीं दिया, बाकी तो सारे लोग जो कांग्रेस के दिग्गज से सब मैदान में उतार दिए उन्होंने। इसका बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को दिग्गजों को खड़ा करने का। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी सीट पक्की तो करो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के, क्योंकि एक एक सीट का बहुत महत्व होगा जब सरकार बनने के लिए जब गिनी जाती है चीजें। क्योंकि हो सकता हो कि बहुत सारी चीजें आप देखिएगा कि सरकार बनने के जिसके 90 से ऊपर आएगी वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा। तो बहुत सारी कवायद, पहले जब बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था, अब धीरे धीरे कुछ सुधार भी होने लगा उनमें, और कहने लगे हैं कि भाई देखिएगा मुकाबले में खड़ी होने लगी है। कांग्रेस को जनता जिताना चाहती है, कांग्रेस जीते नहीं जीते वो बात अलग है, गुटबाजी है, सब कुछ है, लेकिन कांग्रेस जैसे कि शासन के खिलाफ और वसुंधरा के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल था, उससे लग रहा था कि स्थिति बड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव सी स्थिति आने लगी है। आप देखिएगा कि मैं आज वहां पे भी श्री माधोपुर भी गया था, तो वहां पे भी उन्होंने आज नामांकन तो नहीं किया, एक शक्ति प्रदर्शन करके रैली निकाली, तो पहले से उत्साह का वातावरण कांग्रेस में भी देखा जा रहा है, बीजेपी में भी कई जगह पर अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। चले मुकाबले रोचक होंगे और लोकतंत्र की ब्यूटी भी यही है। लेकिन यहां कुछ सवाल और खड़े करना चाहेंगे हम कि जीत और हार जो भी होगी देखा जाएगा। यहां एक बड़ी बात जो है, मैं पहले वो शेयर करना चाहूंगा कि हमेशा जो एनालिसिस किया जाता है किसी भी चुनाव का, उसके 3 फेज होते हैं, 2 फेज निकल चुके हैं। अब यह वो फेज है जब प्रत्याशी तय हो जाते हैं यहां से, और इलेक्शन के दिन तक का, यानी कि मतदान के दिन तक का सफर तय होता है 7 दिसंबर तक का, कि आपके कैंडिडेट कौन है, त्रिकोणीय संघर्ष में क्या पोजीशन रही, आपने बागियों को कितना समझा पाए, कितने वोट खराब कर पा रहे हैं, ये पूरा एक जो ट्रैक बिछेगा इसको आपको देखना है। उसके बाद आपका तय हो पाता है कि वास्तव में कौन सी सीट किस झोले में जा सकती है और दिशा क्या चल रही है। अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात है, अगर वो 30 से 40% भी टेम्पो जनमानस का बना रहता है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को उसका भारी खामियाजा उठाना पड़ता है। और अगर मानस को बदल देते हैं आप अपने प्रत्याशियों के माध्यम से तो आपको बेनिफिट होता है। जी श्याम जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में। योगेंद्र जी, मैं कह रहा था कि आप देखिए बिल्कुल अलग तरह से कांग्रेस ने बहुत सी चौंकाने वाले, जैसे महेश जोशी को उतार दिया, 2 मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिया, जो पहले देखा रहा था कि मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दे पाएंगे। अब देखिए कि रोहताश कुमार को उन्होंने थानागाजी से उतार दिया, बदल दिए सीट। ये बाबा रामदेव ने महेंद्र यादव को फिर बिल्कुल, जबकि रहने वाले भी नहीं बताते हैं वहां के। वो कह रहा हूँ बहुत सारी कुछ चीजें, चौंकाने वाली चीजें बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। और रामकिशोर सैनी पहले निर्दलीय जीते थे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, फिर निर्दलीय के रूप में, फिर कांग्रेस से टिकट मिला, फिर उन्होंने आज सैनी के लेकर के फिर अब देखिए जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम अपने असली कार्यकर्ता, अब अलका सिंह का क्या होगा, नाथू सिंह कैसे होगा, तो अलका सिंह हालांकि काफी एक्टिव रही हैं। हाँ, वो पूरे 5 साल,
लेकिन कोई कहता है कि वसुंधरा जी के खिलाफ जो बोलता था उनको सबको निपटा दिया उन्होंने। इसमें टिकट में देखा आहूजा भी गए, विजय बंसल भी गए, तो ये बहुत सारी चीजें अपने अपने तरीके से देखी जा रही है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि बंसल को तो भरतपुर से टिकट मिल गया, वो तो उसको मिला है ना, पप्पू को। विजय बंसल को मिला। तो विजय बंसल, हाँ, वो तो वही बनवारी सिंगल की बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ तो ये कह रहे हैं कि उनका इस तरह का कुछ अंदर से भी हो रही थी कि पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से बदनामी हुई, इस कारण से काटा गया। कुछ कहते हैं कि वसुंधरा जी के खिलाफत ना हो और इस प्रकार से माहौल ना बने, और वो बहुत सारी बातें। अब आप चुनाव में जैसे जैसे रंग चढ़ेगा वैसे वैसे, अब अंतिम दिन बाकी है। अब आप देखिए आज रात तक मेरे को लगता है कि बाकी बच्चे जो थोड़ा बहुत है वो सामने आ जाएंगे, फिर विद्रोह पूरी तरह से सामने होगा कि कौन क्या होगा। अब मैं फिर भी कह रहा था कि भाजपा में विरोध के स्रोत ज्यादा उठेंगे, कांग्रेस में क्योंकि खोने को तो कुछ है ही नहीं उनके। चले श्याम जी, बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा राजे को मानवेंद्र सिंह घेर पाएंगे? बिल्कुल घेरेंगे। कारण ये है कि वो पुरानी चीजों को लेकर के बताएंगे वहां की पब्लिक को, क्योंकि वहां की नगर पालिका और नगर परिषद दोनों कांग्रेस की है। ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक वाला है, क्योंकि शहरी मतदाता अगर वसुंधरा जी के खिलाफ शहरी निकाय निर्वाचित हो जाती है, दोनों जगह के चेयरमैन अगर निर्वाचित होते हैं, तो वहां से कम वोट मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से वो कोशिश करेंगी जीतने की। एक बात यह भी निकल के आ रही है श्याम जी कि कांग्रेस के 3 गुट हैं झालावाड़ में, और यह कहा जा रहा था कि अगर किसी एक को टिकट मिलेगा वहां से तो 2 गुट उसके खिलाफ कार सेवा करेंगे। कार सेवा यूं तो हमारे यहाँ 6 दिसंबर को जोड़ करके करते हैं, लेकिन अब कार सेवा आजकल नेताओं की भी होने लग गई है कि कार सेवा कर देगा वो। अब ये बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह एक ऐसा फेस है कि जिसपे सबकी सहमति बन सकती है। अगर वो गुट एक होते हैं तो वसुंधरा जी को हम घेरने में बड़े कामयाब होंगे। खैर ये सब चीजें एक जी, आपको पता है कि वो पैसे के दम पर, सबके दम पर वहां के जिलाध्यक्ष को पहले भी खरीदा है। आपने मान सिंह को तो खरीदा था, आपने देखा कि वो बीज निगम का अध्यक्ष बनाया था उनको, फिर उसके बाद वो तो वसुंधरा जी के पास है बहुत सारी कड़ियां, बहुत सारी। हो सकता हो किसी भी अध्यक्ष को लेके आ जाए, बाद में दिखाए कि मानवेंद्र जी अकेले रह गए, आप संगठन के बिना ही चुनाव लड़ो। ये स्थिति भी सहज नहीं होगा, सहज नहीं होगा। चलिए, घेरने की बात आ रही है सोमानी साहब। वसुंधरा जी को मानवेंद्र सिंह के माध्यम से कांग्रेस पूरी तरह से घेराबंदी करके उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। देखिए, आप पिछले 30 साल से माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी निरंतर वहां से अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं और चौथी बार वहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां उनको एक माँ और बहन का दर्जा वहां की जनता ने दे रखा है, और वो निरंतर आप देखें योगेंद्र जी, चाहे मानवेंद्र जी लड़े, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मदनलाल सैनी साहब ने इस बात को कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अशोक गहलोत साहब भी लड़ते चुनाव तो यहाँ और रोचक होता। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने जिस तरह से राजस्थान में जो कार्य किए, मैं कहता हूँ अभी तो झालरा पाटन छोड़िए आप, जिस तरह से उनकी वर्किंग और कार्यशैली है, और जिस प्रकार से निरंतर वो 1985 से झालावाड़ जिले में एक्टिव है और निरंतर रूप से जीतती आ रही है, और जिस तरह से प्रतिनिधित्व करती आ रही है, वो उनका परिवार है, उनका घर है। कोई कहीं से भी आके वो चुनाव लड़े या किसी भी तरह की समीकरण बने, मैं आपको इस जन टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भारी मतों से वहां से विजय होगी और राजस्थान में पुनः सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। चाहे घेरना कहीं भी हो, राजस्थान समुचित है, कहीं से भी विपक्ष अपनी बात को रखेगा और प्रयास ही पूरे करेंगे, पर जिस प्रकार की जनता का जनादेश साथ है, मैं समझता हूँ सफलता मिलेगी। संगीता जी, कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी मानवेंद्र सिंह को वसुंधरा राजे के सामने उतार के? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने एक मतलब जिसको कहना चाहिए कि मानवेंद्र जी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, वो एक अपने आप में कद्दावर नेता हैं, और मुख्यमंत्री जी के सामने उनको उतारा गया है तो जो एक रणनीति के तहत उतारा गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो सुमानी जी कह रहे थे कि मैडम वहां से जीतेंगी, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, चाहे वो भले ही 30 साल से वहां से चुनाव लड़ रही हो, लेकिन विकास के नाम पर आज भी झालरा पाटन जो है वो बिल्कुल रोना रो रहा है। कोई वहाँ पर विकास तो कैसे कह सकते हैं? विकास तो वहाँ मिनी सचिवालय वहाँ बना है, कोई विकास नहीं हुआ। और जब मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में जब दुष्कर्म की घटनाएं हुई तो मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता था कि वहां जाकर बच्चियों से तुरंत गिरफ्तारी कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो सबसे बड़ी बात होती है कि उस पीड़ा को समझना, महसूस करना और वहां जाके सांत्वना देना, लेकिन ना ही तो मुख्यमंत्री जी वहाँ गए। मेरी बात सुनिए, लेकिन आप कह रहे हैं फांसी का प्रावधान किया, लेकिन जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी, और तो मुख्यमंत्री जी किस मुंह से वहां जाकर वोट मांगेंगे कि वो क्या उस बच्ची के घर गई थी, क्या उन्होंने सांत्वना दी, क्या उसकी पीड़ा को समझा? कुछ नहीं। देखिए विकास जी, आप विधानसभा के माध्यम से उसको
विकास जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए विकास जी। महिलाओं तक उन्होंने मुट्ठी भर के भी दिए। नहीं कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर झालरा पाटन में कुछ नहीं हुआ। आप जो कह रहे हैं ये निराधार बात है। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आपको और चीजें बता देती हूँ। न केवल झालरा पाटन अपितु पूरा प्रदेश इस बात से त्राहिमाम कर रहा है कि हर एक वर्ग को कुछ नहीं मिला, लाठियों के अलावा कुछ नहीं मिला। किसान आत्महत्या कर रहा है। आपके साथ अन्याय हुआ उनका भी तो कहो, महिलाओं को जो नहीं मिला उसके लिए। देखिए आप बीच में ना बोले, क्योंकि आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोलती, अच्छा नहीं लगता बहस को बहस के तरीके से। नहीं, वो तो ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं श्याम जी कि आप लोगों को दोनों को। मैं तो कह रहा हूँ महिलाओं को टिकट नहीं दिया उसके लिए मांग तो करो। चलो लेकिन एक बार झालावाड़ कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी संगीता जी। तो मैं जो कहना चाहती कि न केवल उनका गृह क्षेत्र अपितु पूरा प्रदेश जिस चीज से परेशान है, जिस चीज से त्रस्त है कि सरकार अपने आप में मस्त रही, लेकिन किसी वर्ग की सुनने वाला कोई नहीं था, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, व्यापारी वर्ग हो। अपितु मैं ये कहूँ कि ये सारे वर्ग के अलावा सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग जो है वो भी इस सरकार से नाखुश बैठा है। और मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है मानवेंद्र जी, वो भारी बहुमत से हराएंगे। और न केवल झालरा पाटन अपितु हम पूरा प्रदेश जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि इनका जो पूरा जो कुशासन है वो प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से ये कहें कि उसको झेला है, क्योंकि मजबूरी थी कि 5 साल पहले चुनाव तो हो नहीं सकते, तो प्रदेश की जनता ने इनके कुराज को झेला और उसका अब समय आ गया उसका जवाब देने का। और जनता झालरा पाटन में तो जवाब देगी पूरे। लेकिन वसुंधरा जी का घर है, ये दावा अभी सुना आपने? मैंने आपको कहा कि आपने खुद ने इस बात को कहा था कि मानवेंद्र जी उस बात को भी बात दोहराएंगे किस तरीके से उनके पिता का टिकट काटा गया। जी की बात कर रहे हैं 4.5 साल से वो बीजेपी में, कांग्रेस वाले क्या दोहराएंगे? आप कांग्रेस की बताइए ना। आप मानवेंद्र जी तो अभी आए हैं, मानवेंद्र जी तो भाजपा में थे और वो तो अभी जो आप सारा मानवेंद्र जी बताएंगे, कांग्रेस क्या बताएगी? मैं आपको कांग्रेस के पास क्या है बताइए। कहा था कि किसी भी कद्दावर नेता को जब पार्टी कोई कद्दावर नेता ज्वाइन करता है तो उसका एक बहुत बड़ा जनाधार होता है, उसका कद होता है, जनाधार होता है, और उसके पीछे ये सारी चीजें होती हैं कि और उन्होंने तो जो पीड़ा सही है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो पीड़ा दी है, परेशानी दी है, उनको मानसिक जो पीड़ा दी है, देश मंत्री रहे, सब वित्त मंत्री बड़े-बड़े पदों पे रहे हैं, विकास जी सम्मान दिया है, गौरव दिया। आप बोल देखिए अच्छा जो मानसिक पीड़ा उन्होंने भुगती है ना, उसका ये वहाँ पे कच्चा चिट्ठा वहाँ खोलने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी वहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, मुख्यमंत्री जी वहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप समय आने दीजिए, आप खुद वहाँ देख लेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर जनता के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये स्थितियां वहाँ पैदा हो जाएंगी। जनता के साथ हमेशा रही है, कदम से कदम मिला के जनता के साथ होती है, तो ये स्थितियां बनती कि आपके मंत्री छोड़ कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक। तो आपके आ रहे हैं रामकिशोर सैनी कांग्रेस से मंत्री, वो आ रहे हैं। सुनिए, आप इतने हबीबुर रहमान जी हैं, ये हरीश मीणा जी हैं, ये आपके ये एमपी जो चुनाव लड़े हुए हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ा? उसका कारण जो था, सबसे बड़ा जो कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली थी, जो तानाशाही रवैया था, जो उनका एकाधिकार था, नहीं मुख्यमंत्री के नहीं, मैंने कहा कार्य प्रणाली जनता के हित में कुछ नहीं करना, परेशानी उन्होंने झेली। और जो तानाशाही रवैया केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने जो मचा रखा था कि जनता के हित की कोई बात नहीं करनी, सारी बातें जनता के हित की, सारे कानून जनता के हित की, सारे लाभार्थियों सभी का जो योजना है वो जनता के हित की। देखिए आपको अगर मोदी जी जब यहाँ आए थे ना, तो लाभार्थियों को पैसे देकर नहीं लाना पड़ता, सभा में जो आप पैसे देकर लाए ना, लाने वाली बात आप इसको मत कीजिए। पैसे देकर लाए वो बेचारे, उनको पैसा भी नहीं मिला, जो पैसा खर्च करके सभा में आए थे ना, बात जो आप कहना चाह रहे हैं, वो पैसा भी नहीं मिला। इतनी बड़ी भीड़ जिस तरह से आपको लाना ही नहीं पड़ता ना। अगर जनता खुश होती तो जनता स्वयं चलकर आती। राहुल जी की रैली में आपने देखा, राहुल जी की रैली में 6 लाख लोग इकट्ठा हुए, लेकिन पैसा देकर नहीं लाया गया, वो स्वयं चलकर आए, क्योंकि जो जनता का मानस है कांग्रेस की तरफ है। बस से नीचे तक नहीं उतरे, वो वहाँ बस में रैली निकाल दिया। मैंने खुद ने साफा पहनाकर स्वागत किया, वो सड़क पर उतरे और मैंने खुद ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इसकी तो साक्षी में खुद बैठी हूं। आम जनता की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप तो पदाधिकारी आपको मिलेंगे, पर आम जनता को आप प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे सुमानी जी? हाँ, आम जनता मिले ना, आप मिलेगा? किससे उनको सिखा के पढ़ा के लेके जाएंगे? आम जनता से नहीं मिले, आम जनता वो भी नहीं बोल पाई, प्रधानमंत्री भी नहीं मिल पाए। सीधा संवाद किया है उन्होंने। मैं तो मौजूद था वहाँ पे, आप क्या बात करते हैं? सोमानी जी उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, नहीं प्रेजेंटेशन दिया गया, मिलाया नहीं कहा। लेकिन फिर वो भी उनसे मुलाकात लिमिटेशन लोग थे, तैयारी करके आए थे। मुख्यमंत्री जी तो जनसंवाद किया है, सामने आम
वो पूरे राजस्थान जिन में। लोगों को ये सिखाया पढ़ाया गया था कि आपको मोदी जी से मिलवाया जाएगा तब आपको ये बोलना है, वो बेचारे तैयारी करके आए थे, जैसे कहते हैं ना कि रट कर आए थे कि चलिए, हमें मोदी जी से चले मिलाएंगे, चले हम बोलेंगे, लेकिन इन लेकिन बातों का बात असर नहीं हो पड़ेगा। पाया। चले चले संगीता जी इन बातों का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने जो तानाशाही रवैया अपनाया, जो जनता के लिए जो महंगाई बढ़ी, जो पेट्रोल की ये बात करते थे कि बहुत हुई पेट्रोल की बार, संगीता जी, क्या 82,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का जो आपने घोषणा की राहुल गांधी का, क्या घोषणा पत्र शामिल करोगे क्या? बिल्कुल निश्चित रूप करोगे से क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना मैनिफेस्टो अगर कहीं अगर 82,000 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात आएगी क्या, और लाओगी कहाँ से 82,000? देखिए श्याम जी, देखिए 13,000 करोड़ रुपए, मैं आपसे 13,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के किसानों के माफ करने में पसीने छूट रहे हैं। नहीं, 8,000 करोड़ के में पसीने छूट रहे, 13,000 तो बाद में आएगा। योगेंद्र जी, मैं इस बात मतलब का जवाब इकोनॉमी की स्थिति खराब अगर है। राहुल जी ने किसी बात की घोषणा की है या कोई भी बात नहीं, हमारी उनको बताया मैनिफेस्टो नहीं, में दर्ज 82,000 करोड़ का है, तो कर्जा वो है। निश्चित रूप से उसको पूरा भी किया जाएगा। और आप करेंगे कहाँ से, आएगा कहाँ से? राहुल गांधी जी वो ने पहले भी कैसे ये कहा था, आएगा, पैराशूट कैसे वाले होगा? स्टेट की पॉलिसी तो यही कहती है ना। अगर राहुल जी ने कहा है या हमारी मैनिफेस्टो में कोई भी बात दर्ज की जाएगी तो वो मैनिफेस्टो मतलब अभी संशय है कि पर उतरेगा। संशय है कि मैंने राहुल कहा- गांधी का कहा हुआ नहीं होगा पूर्ण रूप से- उसको। मैंने कहा पूर्ण रूप से वो धरातल पर उतरेगा और उसको पूरा युवाओं किया महिलाओं को जाएगा। टिकट देने की बात मैंने- पूर्ण रूप से महिलाएं कितनी टिकट दी आप आपने देखिए दी नहीं। युवा अब आप कह रहे हो इनके साथ अन्याय हुआ, आप क्या बात कर पैराशूट वाली बात रहे गई कि वो सब बातों पे धराशायी को तो घोषणा नहीं, पत्र इनके क्या साथ भी मानेंगे? अन्याय, वही मांग रहे थे टिकट, सब कोई को नहीं मिला। आप बार बार अखबारों में बड़ी हेडलाइन राहुल गांधी जी कह रहे थे युवाओं महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। कितनी नहीं, महिलाएं आगे युवाओं को तो बताइए दिया है, आप। युवाओं को तो दिया है, महिलाओं को कट कर दिया। नए चेहरे को टिकट दिया है, नए लोगों को मौका दिया है, युवाओं को मौका दिया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सोचा था कि 2 बार हारे हुए को हम टिकट नहीं दिया, उस पर वो कायम रहे और उन्होंने नहीं दिया। बड़े-बड़े नेताओं को टिकट काट दिए। युवाओं को मौका दिया है, नए जनरेशन को मौका दिया है। तो कांग्रेस नई पार्टी एक जनरेशन ऐसी में- पार्टी है जहां अनुभव और जोश दोनों का तारतम्य और सामंजस्य बिठाकर काम बिल्कुल, और किया उसी के जाता बाद है। उपचार रोष। बिल्कुल रोष नहीं, हाँ, रोष बिल्कुल। नहीं योगेंद्र जी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बताया कि हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, सबको अधिकार है, हर प्रयासरत दोनों होता है दोनों ही दलों में नए लोगों को और असली कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया, नए को ला करके दे दिया, परोस दिया। टिकट किसी एक को मिलता है, उसके बाद निश्चित रूप से जो व्यक्ति टिकट जो अब मांग तक रहा आप होता है उसकी चलिए, पीड़ा विरोध भी कर रहे होती थे, है। चलिए मैं लेकिन उसको satisfied करना- श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, लिस्ट जो है, तस्वीर साफ होने थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि 19 तारीख का दिन है। 19 के बाद 20 तारीख को जांच होगी और 21-22 को आप नामांकन वापस ले। 22 तारीख की शाम को तस्वीर साफ होगी। कितने बागी रह पाते हैं, क्योंकि देखिए सहज नहीं है, इतना बड़ा कुनबा है दोनों ही पार्टियों का। अपने बागियों को समझाने की कोशिश की जाएगी, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उन्हें रास्ते से हटाया जाएगा ताकि सीट पे असर ना पड़े। ये कवायद होगी और ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, इसमें कहीं कोई अन्याय भी नहीं है, सारी चीजें अपनाई जाएंगी। लेकिन बात एक्सरसाइज से लेकर के कुछ सबक तक की बात करें हम, क्या वास्तव में दोनों पार्टियां पिछले कुछ घटनाओं से लेसन ले पा रहे हैं? पैरासूटियों की भी अगर मैं बात करूं, मजे लूट के वापस रवाना होते हैं, क्या वास्तव में कुछ लेसन लेना चाहिए राजनीतिक दलों को? अब देखिएगा कि दोनों ही पार्टी सिद्धांतिक तौर पे जो कहती थी वो धराशायी हो गए, जो राहुल गांधी ने कहा वो भी धराशायी हो गया। दोनों ही पार्टी ने उन लोगों को टिकट दे दिया जो कि कुछ दिन घंटे ही पहले बीजेपी में आए या कांग्रेस में आए, उनको दे दिया टिकट। और असली कार्यकर्ता शकल देखता रह गया, घर घर आता रह गया, अब विरोध कर रहा है। उसको पता है कि अभी विरोध करके अगर वो, इस बार क्या होगा कि बागियों की संख्या ज्यादा रहने की संभावना, इसलिए कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अभी सबक सिखाएंगे, अभी सबक सिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे कि हम है, और बता देंगे तो पार्टी कहेगी हमारा कार्यकर्ता था, नाराज था, चुनाव लड़ लिया, कोई बात नहीं, लोकसभा में वापस लेते हैं। तो ये प्रक्रिया चलेगी। अजमेर में एक भाई को दिया नहीं, दूसरे भाई को दे दिया, तो इस वजह से डर नहीं है, बहुत सारी चीजें, बागियों में डर नहीं है, बागियों में डर की अब डर है किस बात का, जब आपने टिकट ही नहीं दिया, हमारा असली कार्यकर्ताओं को असली नहीं माना, नकलियों को टिकट दे दिया और कह दिया कि ये तो पार्टी को जीता हुआ है, पता है पार्टी का कमाओ और जीता हुआ है ये, इसलिए इसको लाए। हमारे मुख्यमंत्री को घेरने के लिए हमारे पास तो था ही नहीं, इसलिए हम उन्हीं के दल के वाले को ले आए। ये स्थिति। अभी कह रहे हैं कि हम तो सक्षम थे, अरे सक्षम होते तो क्यों बीजेपी का लाए और आपने उसके सामने परोस दिया। अब आप देखिए कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कांग्रेस कहीं भी रणनीति बनाई दूसरों के भरोसे, खुद के भरोसे नहीं बन पाई, तो दूसरों के भरोसे बना कर भाजपा अभी अब कह रही है कि देखिएगा हमने बहुत सक्षम उम्मीदवार दे दिया। बीजेपी में भी बहुत सारे लोग 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले 8 लोगों को ऐसों को टिकट दिया है जिसका कि दूर दूर तक
बीजेपी से नाता ही नहीं था। चलिए, मैं श्याम जी रोकना चाहूंगा, समय कम है हमारे पास में। देखिए, पूरी तस्वीर साफ होने तक के लिए आपको इंतजार करना होगा 22 तारीख तक का। चीजें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के उनके अपने कहे वादे, उनके कथन, उससे उन्हें अवगत कराते हैं। हालांकि महज देखिए, ये वो वर्कर्स होते हैं जो पार्टी के पैनलिस्ट के नाते हमारे साथ में जुड़ते हैं, करने वाले ऊपर के होते हैं। इतने खुलकर के बोलने की, इनको इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की जाती हो, लेकिन वो आजादी नहीं है अभी भी कार्यकर्ताओं की, जो वास्तव में अपने अल्फाज को उस अंदाज में कह सके। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों को पुरानी घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि हम पैरासूटियों को लेके आते हैं, दागियों को लेके आते हैं, यानी कि स्वार्थी तत्वों को अगर आप दूर करेंगे तो मुझे लगता है राजनीति की स्वच्छता भी होगी। अभियान तभी सफल होते हैं कि सब तरह के स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। स्वाद चखते हैं, मजा नहीं आया, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और सामने स्वागत करने के लिए तैयार भी रहते हैं, उन्हें नवाजने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये बड़ी रोचक बात है और कार्यकर्ताओं के लिए पीड़ा की भी। खैर चलिए, इंतजार करिए, जैसे जैसे ये रोचक चीजें सामने आएंगी आप तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज सत्ता का समर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।